5 शालाएं हमारे ऋषि लोगों ने हमको दी, और जब तक हम लोग 5 शालाओं से जुड़े रहे तब तक हमारा देश भी गौरवशाली रहा। इन विधर्मी लोगों ने उन 5 शालाओं को तोड़ने का प्रयास किया, और जब से हमने उन 5 शालाओं को छोड़ दिया तब से हमारा गौरव गुमान सब कुछ समाप्त हो गया। उन 5 शालाओं में जो पहली शाला होती थी वो थी गौशाला। जिस गौ माता का महत्व आप पूज्य महाराज श्री से सुन रहे हैं, हमारे तो यहाँ विद्वान कहते हैं, संत कहते हैं, पशु नहीं धेनु नदी नहीं गंगा। गाय को हमारी संस्कृति में पशु नहीं मानते और गंगा को नदी नहीं मानती। जीवंत शक्ति देने वाली, इसलिए इनको जननी यानी मां की संज्ञा दी जाती है। तो जब तक हम लोग गाय से जुड़े रहे, देखो हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, कितने आगे की सोच करके चलते थे कि जब तक गाय से जुड़े रहे तब तक दुनिया में हमारा परचम फहराया, और गाय को छोड़ दिया तो दुनिया हम पर शासन कर रही है। एक संदेशो नाम की पुस्तक है, उसमें गुजरात के बड़े समाज सुधारक हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ा संस्मरण लिखा। वो लिखते हैं कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय वो किसी अंग्रेज व्यक्ति के अधिकारी के घर पर पहुंचे, तो अंग्रेज लोग गाय का पालन नहीं करते, तो गाय को खाने वाले लोग, लेकिन दूध गाय का पीते थे। तो उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज की कोठी थी, जो अधिकारी था, उसकी आहते में, उसके बाड़े में गाय बंधी हुई है और एक किसान गाय का दूध निकाल रहा है। उस महानुभाव ने अंग्रेज से पूछा, क्या आप गाय पालते हैं? तो अंग्रेज की जो पत्नी थी उसने कहा, हम गाय नहीं पालते। बोले गाय नहीं पालते तो फिर आपके आंगन में गाय कहां से आ गई? उसने कहा कि हम गाय का दूध पीते हैं और ये किसान की गाय है, जो गाय को दोहरा है, ये किसान इसी की गाय है। लेकिन हमने इससे कहा हुआ है कि तुम गाय पालो और तुम गाय का दूध हमारी आंखों के सामने निकाल करके हमको दे करके जाओगे। तुमको दूध की जितनी कीमत लेनी है उतना ले सकते हो। उस भारत के व्यक्ति ने पूछा कि आप गाय का दूध क्या भाव लेते हैं? तो उसने कहा कि गाय का दूध हम लेते हैं 8 आना। तो उसने कहा, आप 8 आना गाय का दूध खरीद रहे हो? अरे 4 आना में तो भैंस का दूध मिल जाता है, और भैंस का दूध अंदर गाढ़ा होता है, उसमें अच्छी दही बनती है, अच्छी मलाई पड़ती है, अच्छा घी निकलता है, गाढ़ा होता है, ताकतवर होता है, वो तो सस्ता है। और गाय का दूध पतला होता है, वो महंगा है, और तुम जो है गाय का दूध पी रहे हो, महंगा खरीद करके पी रहे हो। तो उन्होंने उस पुस्तक में लिखा कि उस अंग्रेज की जो पत्नी थी उसने कहा कि अगर हम भैंस का दूध पी रहे होते तो भारत पर शासन नहीं कर रहे होते। ये जो हमको बुद्धि मिली है ना, ये गाय के दूध से बुद्धि खुलती आती है। तो गाय का कितना ज्यादा महत्व आप सोचिए। लेकिन हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हुए कि वो अंग्रेज लोग, जो पूज्य महाराज श्री जो आपको इतिहास बता रहे थे कि कैसे कैसे गाय हमसे दूर की गई, गाय के महत्व को हमसे दूर किया गया, और हम लोगों ने फिर गाय को छोड़ दिया और भैंस हमारे घरों तक पहुंच गई। भैंस और गाय में तो जमीन आसमान का फर्क होता है महानुभाव। जो ताकत, जो संस्कार, जो शक्ति, जो बल, जो गाय के घी में है, गाय के दूध में है, गाय की छाछ में, गाय के जो पंच तत्वों में, पंचगव्य में है, वो कभी भी भैंस के में नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी को गाय का पालन करना चाहिए। ये कहने की बात नहीं है, इसमें जीवन में हम इन बातों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन महान बनेगा, संतान संस्कारवान बनेगी, परिवार खुशहाल रहेगा। एक अंग्रेज व्यक्ति ने लिखा, एक भारत का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया गया तो उसने पूछा, आप कहां से आए हो? वो कहता है, मैं भारत देश से आया हूं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अंग्रेज ने कहा कि वही भारत देश जहां पर लोहा महंगा बिकता है और सोना सस्ता बिकता है। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भारत देश तो हूं, लेकिन मेरे देश में लोहा महंगा नहीं, लोहा तो बहुत सस्ता है और सोना तो बहुत महंगा होता है। उसने कहा नहीं, मैं भारत देश की बात कर रहा हूं कि भारत देश में लोहा महंगा, सोना सस्ता।
उसने कहा मान भाव आपकी बात गलत है, हम आपकी बात को नहीं स्वीकार करेंगे। वो कहता है ये बंबई भारत देश में है या नहीं? तो भारत के व्यक्ति ने कहा कि हाँ भारत देश में तो है। तो हमने बंबई में देखा है कि लोहा महंगा सोना सस्ता। वो कहता है ऐसी कौन सी मंडी आपने देख ली, ऐसी कौन सी दुकान आपने देख ली जहां लोहा महंगा और सोना सस्ता? तो अंग्रेज व्यक्ति कहता है कि देखो भारत बेवकूफों का देश है, जहां पर लोहा महंगा सोना सस्ता, भैंस का दूध लोहे के समान है, वो तो महंगा बिकता है, और गाय का दूध स्वर्ण तत्व है, सोना के समान होता है, वो सस्ता बिकता है। और भारत के लोग गाय को नहीं पालते, भैंस को पालते हैं। तो भारत के लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है, बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। तो हमारे ऋषि लोगों ने हमको गौशालाओं का प्रावधान दिया कि हमारी संतानों रामकृष्ण के वंशजों, जब तक तुम गौशालाओं से जुड़े रहोगे, जब तक गौशाला तुम्हारे घर में रहेगी, तब तक तुम्हारी संस्कृति का ह्रास नहीं हो सकता, तब तक तुम विदेशियों के गुलाम नहीं हो सकते, तब तक ज्ञान विज्ञान और ताकत में दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हमने गौशालाओं को छोड़ दिया। एक शाला हमारे ऋषि हमको और दे करके गए, वो होती थी यज्ञशाला। यज्ञशाला आपके जोधपुर में है? ये हमारे प्रेम जी ने तो यहाँ यज्ञशाला बनवाई है, देखो ये है यज्ञशाला। गौशाला भी खत्म हो गई हमारी। ये हमारी संस्कृति के आधार थे, ये हमारे धर्म के आधार थे। गौशाला यज्ञशाला, ये बहुत बड़ी शक्ति मिलती है इन चीजों से। लेकिन दोनों चीज अंग्रेज लोगों ने हमको भ्रमित किया, इतिहास को मिटाया और इन चीजों से हमको दूर कर दिया। आज गौशाला भी खत्म हो गई और यज्ञशाला भी खत्म हो गई। जो देवताओं की पूजा करने का सबसे वैज्ञानिक, सबसे प्रभावकारी और सबसे प्राचीन लॉजिकल तरीका था, वो यज्ञ होता था यज्ञशालाओं के अंदर। यज्ञशाला में बड़े बड़े अनुसंधान किए जाते थे। वो यज्ञशालाएं सारी समाप्त हो गई और अंग्रेज लोगों ने, विधर्मी लोगों ने आजकल हम लोगों को, पहले तो यज्ञ करते थे सुबह शाम, फिर दीपक भी जलाती थी हमारी माताएं बहनें, अब तो अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाती है। अगरबत्ती में बिल्कुल भी अगर नहीं है और धूप बत्ती तो बिल्कुल धूम बत्ती, उसमें धुआं ही धुआं होता है। तो हमारी पूरी पूजा पद्धति विकृत कर दी गई। ये जो कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हो रहा है, आपकी संस्कृति को स्थापित करने के लिए है। यहां पर जो 5 शालाएं हमारे ऋषि लोगों ने बताई हमको, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 5 शालाएं स्थापित की जाएंगी। तब आपको पता चलेगा कि जो 5 शालाओं का नेतृत्व, 5 शालाओं का सानिध्य जिस नौजवान को मिलेगा, वो नौजवान कितना महान बनेगा। क्योंकि हमारे ऋषियों की परंपरा हम लोगों ने भुला दी। तो पहली चीज गौशाला घर घर में होती थी। उसके बाद में यज्ञशाला हर घर में होती थी, लोग प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। और गौशाला और यज्ञशाला के बाद में एक बहुत बड़ी चीज जहां से आपको एनर्जी मिलती है, देखो अन्न भजन का और भोजन का बड़ा संबंध होता है। भोजन का और सात्विकता का बड़ा संबंध होता है। यदि आपका अन्न दूषित है, आपका आहार ठीक नहीं है, तो आपका व्यवहार भी ठीक नहीं हो सकता और आपके विचार भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। भोजन और भजन का बड़ा संबंध। जब हमारे यहाँ नवरात्रि आते हैं तो माताएं बहनें फास्ट करती हैं, व्रत करती हैं। उस समय क्यों करती हैं व्रत? क्योंकि वो विशेष समय, भक्ति का समय है वो। और भक्ति करनी है तो सबसे पहले ब्रेक भोजन पर ही किया जाता है। भक्ति के समय कोई गोलगप्पे नहीं खाता, कोई मोमोज नहीं खाता। ये आजकल की जो बीमारियां चल रही हैं, ये तनी भुली चीजें नहीं खाते लोग। अगर खाना है तो फल लेते हैं, सात्विक वस्तु लेते हैं, सात्विकता। क्योंकि हम यदि सात्विक चीजों को खाएंगे तो हमारे जीवन में सात्विकता पैदा होगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होता है मन। इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने पाकशाला का विधान दिया। तीसरी शाला होती थी घर में पाकशाला, अब वो भी चीज खत्म हो गई। अब पाकशाला भी किचन बन गई है और किचन बनते बनते फिर वहां चिकन भी आ गया। आजकल तो पाकशाला में अंडे उबल रहे हैं। पाकशाला के सारे धर्म, सारी गरिमा समाप्त हो गई। हमारे यहां नियम था कि पाकशाला को मंदिर के समान पवित्र माना जाता था। पहले पुराने समय में नियम था कि कोई पाकशाला में जूते लेकर के प्रवेश नहीं कर सकता था। बोलो था या नहीं था ऐसा? जूते चप्पल लेकर के कोई पाकशाला में प्रवेश नहीं करता था। जहां आपकी रसोई बनती थी, भोजन बनता था, उसको कहते थे पाकशाला। उस पाकशाला की पवित्रता को आप सोचिए, कितने पवित्र वो स्थान हुआ करता था। लेकिन जो स्थान इतना पवित्र होता था, जहां जूतों का भी प्रवेश वर्जित था, चप्पलों का भी प्रवेश वर्जित था, आज उस पाकशाला के अंदर अंडे उबल रहे हैं। कहां चली गई हमारी पवित्रता?
तो जब हमारा आहार विकृत हो गया तो हमारे विचार विकृत होने स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मेरी माताओं बहनों सज्जनों, मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जो ताकत, क्योंकि ये बीमारी फैलाई जा रही है, जानबूझ करके एक षड्यंत्र चल रहा है आपकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, आपके बच्चों के चरित्र को नष्ट करने के लिए ऐसे ऐड दिए जा रहे हैं। अब तो यहाँ कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आजकल के मिड डे मील चल रहे हैं स्कूलों में, बच्चों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया सरकारों ने और उसमें अंडे परोसे जा रहे हैं। सरकार अंडे दे रही है बच्चों को। इन बेवकूफों से पूछो अंडे क्यों, कहते हैं इसमें विटामिन होती है, इसमें ताकत होती है। अरे जो ताकत शाकाहार में है, जो गाय के घी में है, गाय के दूध में है, वो 100 जन्म में भी मुर्गी की टट्टी अंडे में कभी भी नहीं हो सकती। हम किस दिशा में जा रहे हैं? आज स्कूलों में जाकर के हम बच्चों से पूछते हैं कि कितने बच्चे अंडे खाते हैं, तो 80% तक बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं जी हमारे घर में अंडा बनता है, हम अंडा खाते हैं। ये रामकृष्ण के वंशज किस दिशा में जा रहे हैं, सोचने की आज बात। तो पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, देखो सिकंदर का नाम लिया, सिकंदर को महान बताया जाता है। हमारे यहाँ कहा गया कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे और पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। महाराजा पौरुष शाकाहार खाना खाते थे, वो घी दूध गाय का, छाछ दही। और अभी मैं बताऊं आपको, ओलंपिक के जो गेम हुए उसमें हमारे हरियाणा के बहुत सारे बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इतनी ताकत शरीर में कहां से आई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अंडे खाते हैं, नाश्ता में 2 अंडे लेते हैं। उन्होंने कहा हम गाय का दूध पीते हैं और गाय का घी खाते हैं। तो जो ताकत गाय के घी में, गाय की लस्सी, गाय के दूध में है, वो कभी भी मांसाहार में नहीं हो सकती, कभी भी वो अंडे में नहीं हो सकती। इसलिए आज आपका भोजन विकृत होता चला जा रहा है। हमारी पाकशाला खत्म हो गई, पाकशाला की गरिमा खत्म हो गई। इसलिए मेरी माताओं बहनों, जो पवित्रता पहले आपके पूर्वज लोगों ने स्थापित की थी घर के अंदर, खान पान की पवित्रता, उसको दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा। आज बहुत गंदी गंदी चीजों की तरफ हमारे बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। इन चीजों को रोकिए। बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन आपका होगा तो विचार सात्विक बनेंगे। पहले लोगों का जीवन इतना पवित्र होता था, चरित्र बड़ा महान होता था, क्योंकि उनका भोजन पवित्र होता था। तो हमारी पाकशाला पर हमला बोला, हमको बहकाया गया, अंडे खाओ एनर्जी मिलेगी, विटामिन मिलेंगी। कौन अंडा खाता था पहले? अब तो ये सारी चीजें। और यही नहीं है, ये तो मैं बड़ी चीज बता रहा हूं। आप ज्यादातर अंडे तो नहीं खाते होंगे, लेकिन चाय कितने लोग पीते हैं? चाय हाथ खड़ा करो एक बार, चाय पीने वाले लोग। आपकी पाकशाला को बहुत बड़ा प्रहार किया गया, खत्म कर दिया गया। चाय कोई अच्छी चीज है क्या? अभी मैं बंगाल गया, बंगाल के अंदर चाय के बड़े बड़े बागान हैं। और वो लोग जब मुझे ले जा रहे थे वहां घुमाने के लिए, मैंने देखा, मैंने पूछा ये क्या है? तो कहते महाराज ये चाय की खेती हो रही है, चाय के बागान है। तो हमने देखा वो चाय की जो खेती थी, वो आप लोग खेती करते हैं, आपने बाड़ लगाई हुई है खेत की सुरक्षा के लिए, बाड़ लगी हुई है, लेकिन उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। तो लोग कह रहे थे कि महाराज ये चाय का ऐसा पत्ता होता है कि इसको कोई भी पशु खाना पसंद नहीं करता। दुनिया का कोई पशु, गधा भी चाय के पत्ते को नहीं खाता, लेकिन इंसान इसको आज पी रहा है, चुस्कियां ले लेकर के पीता है। यह आपकी पाकशाला विकृत हो गई। फिर कहां से भीम और अर्जुन जैसे धनुर्धारी बलवान आपके घर में पैदा होंगे? तो मैं निवेदन कर रहा, माताओं बहनों, अपने बच्चों के चरित्र को बनाना चाहती हो, अपने बच्चों को बलवान, ओजवान, तेजवान बनाना चाहती हो, ओजस्वी तेजस्वी बनाना चाहती हो, तो अपने बच्चों का खान पान ठीक करो, अपनी पाकशाला को ठीक करो। देखिए दुनिया में मैं बार बार कहता हूं कि हॉस्पिटल किन के ज्यादा हैं, मनुष्यों के ज्यादा या पशुओं के ज्यादा? बोलो। मनुष्यों के हॉस्पिटल ज्यादा मिलेंगे आपको, पशुओं के हॉस्पिटल ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पशु बीमार नहीं पड़ते, मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इनको खाने की अकल नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप एक प्रैक्टिकल करना आज घर जा करके, 2 कटोरियां लेना, 2 कटोरी, और 1 कटोरी में चाय रखना, 1 कटोरी में दूध रखना, और बिल्ली का बच्चा आ जाए तो बोलो वो बिल्ली का बच्चा चाय पिएगा या दूध पिएगा? क्या पिएगा बताओ? दूध या चाय? दूध। दूध पिएगा। अच्छा, हमारे स्वास्थ्य के लिए दूध अच्छा है या चाय अच्छी है? बोलो। दूध। तो बिल्ली के बच्चे को इतनी अकल है कि मुझे क्या खाना पीना चाहिए।
कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो बोलो वो चाय पिएगा कटोरी की या दूध पिएगा? क्या पिएगा? दूध। वो भी दूध पीता है, लेकिन इंसान चाय पी रहा है। कहां सात्विकता हमारे जीवन में आएगी? इसलिए अपनी पाकशाला की मर्यादाओं को स्थापित करो। हमारे जो पूर्वज थे वो आयुर्वेद के विद्वान होते थे। ऐसा भोजन डाइट उन्होंने हमारे जीवन में निर्धारित की जिसको खाकर के हमारे बच्चे निरोगी होते थे, स्वस्थ रहते थे, बलवान होते थे, बुद्धिमान होते थे। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। और एक शाला और होती थी जिसका नाम था पाठशाला। अब पाठशाला आपकी बन गई स्कूल। और जो पाठशाला का मतलब जहां पर संस्कार थे, पाठशाला मतलब गुरुकुल, वो पाठशाला खत्म होकर के सारे स्कूल बनते चले गए। जब तक पाठशाला थी देश में तब तक संस्कृति थी, बच्चों के अंदर संस्कार थे। लेकिन जब से कॉन्वेंट मांटेसरी स्कूल आ गए, पाठशालाएं खत्म होती चली गई। ये मांटेसरी क्या है? मांटेसरी, मैडम मांटेसरी एक अंग्रेज बहुत बड़ी अधिकारी आई, उसने देश में अपने पाठशालाओं को खत्म करा करके और उन्होंने मांटेसरी स्कूल शुरू कराए। ये स्कूल कॉन्वेंट स्कूल, ये अंग्रेजों की देन है। ये आपकी संस्कृति को खत्म करने के लिए किया गया सारा एजेंडा और सारा प्रोग्राम है। इसलिए तो आज देश में गुरुकुलों की आवश्यकता है। यदि आपने गुरुकुल स्थापित नहीं किए तो बहुत जल्दी आपके बच्चे आपके हाथों से चले जाएंगे। इसलिए जो पूज्य महाराज श्री जो मुहिम चला रहे हैं पूरे देश में कि जगह जगह गुरुकुल हो, गांव गांव गौशाला हो, घर घर गाय हो, और हमारा पाठ्यक्रम स्कूल ना होकर के गुरुकुल ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। तभी इस देश में श्रवण कुमार पैदा होंगे, भगवान राम पैदा होंगे, और योगीराज श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, बड़े बड़े गदाधारी, बड़े बड़े धनुर्धर तभी पैदा होंगे जब हम अपनी संस्कृति को अपने जीवन में धारण करेंगे। और एक और शाला होती थी जिसका नाम था व्यायामशाला। अच्छा बताओ, ये शालाएं कभी बची हैं क्या? आज आपकी व्यायामशाला खत्म हो गई, यज्ञशाला खत्म हो गई, गौशाला खत्म हो गई, पाकशाला भी खत्म हो गई। और व्यायामशाला आप कौन कर रहा है? व्यायाम बताओ। आपके बच्चे घर में व्यायाम करते हैं क्या? बताइए, किसी का बच्चा करता हो तो व्यायाम। पहले व्यायाम करने की परंपरा थी। अब ये व्यायाम स्कूल में नहीं हो सकता, व्यायाम होगा तो गुरुकुल में होगा। गुरुकुल में व्यायामशाला होती है। अभी भी आप बच्चे देखते हैं, हमारे जो आयुर्वेद दल का कैंप चल रहा है आपके गांव के अंदर, इसमें 250 बच्चे आए हुए हैं और सभी बच्चे 4 बजे जग करके अपने व्यायाम में लग जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। आजकल हमारा सारा तंत्र खत्म हो रहा है। जो समय सुबह जग करके बच्चे अपना स्वाध्याय करते थे, व्यायाम करते थे, उस समय तक बच्चे सोते रहते हैं। बड़ी विडंबना हो गई सिंधु जाति। रात को बच्चे देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी जगते थे और सुबह जग करके अपनी भक्ति साधना करते थे, गायत्री का जाप किया करते थे, ओंकार की उपासना करते थे और सभी बच्चों को व्यायाम कराते थे, दौड़ाते थे। ये था हमारा देश का चरित्र, ऐसा था हमारा भारत देश। जब तक ये 5 शालाएं देश में रही तब तक आपके देश का दुनिया में कोई बाल बांका करने वाला नहीं था। दुनिया के अंदर आपका देश इतना महान देश रहा। लेकिन जब से हम लोगों ने इनको खत्म कर दिया, इन चीजों को बेकार की चीज समझा, तब से निरंतर हमारा सब कुछ खत्म होता चला गया। अगर आज भी हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं, गौरवशाली बनना चाहते हैं, तो दोबारा से इस देश में 5 शालाओं को स्थापित करना पड़ेगा। बाकी आपकी महानता को प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता संभव नहीं है। और ये 5 शालाएं कहीं स्थापित हो सकती हैं तो वो गुरुकुल में स्थापित हो सकती हैं।